लेट्स गो बैक टू खानज़ादा बेगम, जो बाबर की बहन थी और गुलबदन बानो बेगम की रोल मॉडल भी थी। खानज़ादा बेगम ने फिर बाबर के लिए रीजेंसी भी अदा की और इन सब ने मिलके हिंदुस्तान में जब बाबर ने जड़ें अपनी बसाईं और 1526 की पानीपत की जंग इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के जीती, तो उसके बाद बाबर बादशाह हिंदुस्तान में ही मकाम पजीर हो गए। तो ये जो ख़वातीन थीं, ये इनके साथ रहती थीं, कहाँ रहती थीं, कैसे इनका रहन सहन था? जी, सो गुलबदन का जन्म 1523 में हुआ काबुल में। जी, 26 में जो है इब्राहिम लोदी से ये जो लड़ाई हुई, उसके बाद दिल्ली में रहना, आगरा, ये सब चीज़ें। और उसके बाद बाबर जो है उनको बहुत, बाबरनामा में वो लिखते हैं और गुलबदन भी लिखती हैं कि उनको बहुत अकेलापन महसूस होता था। उनके बहुत जो करीबी लोग थे, हुमायूं भी उनमें थे, उनके बेटे, और ख्वाजा कलान थे एक उनके प्राइम मिनिस्टर ही कह लीजिए, वज़ीर कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। तो लेकिन फिर भी उनको, और फिर ख्वाजा कलान एक समय में जो है उन्होंने तय कर लिया कि वो वापस जाएंगे, हिंदुस्तान की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, काबुल वो वापस आए। सो उसके बाद बाबर ने एक फरमान भेजा काबुल 1528 के आसपास कि अब जो है हम हिंदुस्तान में ही बसें और आप लोग जो हैं आना शुरू हो जाए, सब ख़वातीन आने शुरू और ख़ानदान। तो पहला जो कारवां आया उसमें गुलबदन जो इनकी अपनी माँ नहीं थी, दिलदार ने महम के साथ, महम थी उसमें, गुलबदन 6 साल की थी, बीबी मुबारका, वो भी बाबर की बीवी जी, मुबारका यूसुफ ज़ाई, वो भी उस कारवान में थी। 100 लोग थे तकरीबन। तो वो पहला कारवान था। उसके बाद कई आए। तो जो शुरुआत का जो सेटलमेंट है वो यमुना के आसपास है। और पहले काबुल में ये लोग बाला हिसार में रहते थे। हिसार यानी कि दोनों चीज़ें हैं, मिलिट्री एनकैम्पमेंट में है और किला है, और रहने की भी ऊपर की जो मंजिलें हैं वो रहने के लिए थी। और ऑफ कोर्स ये लोग तो टेंटेड कंट्री साइड और बिल्कुल खेमे लगा के। तो जो यमुना के आसपास जो महल बनने शुरू हुए, उसकी जो अर्ली फाउंडेशंस वो खेमे की तरह ही हैं, खेमे की तरह हैं जी। तो और वही आप फतेहपुर सीकरी में बाद में देखते हैं खेमा का एक स्ट्रक्चर। ये आगरा के करीब की, ये आगरा, ये हम यमुना के पास की बात कर रहे हैं। सो ये बदलाव होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, यही सब पूरा ख़ानदान आ जाता है। और गुलबदन यहीं रहती हैं फिर। इनकी जो शुरुआत की जो उम्र है 17 साल तक। इसके बाद आप उस मौजू पे आइए जिस पे आपने अभी हाल में किताब लिखी है, गुलबदन बानो बेगम, बाबर की बेटी, उनकी साहबजादी खानज़ादा बेगम की वो भतीजी हैं। और ये एक हाईली इंटेलिजेंट, बड़ी होशियार और बड़ी फुल ऑफ लाइफ एक बच्ची हैं जो इस माहौल में पल बढ़ रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में जो आपने लिखा है और किताब लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। What drew you to गुलबदन? What made you write her story? So मेरी कहानी गुलबदन के साथ 20 साल पहले शुरू होती है, जब मैंने ये जो हरम और ये सब की मैं बातें कर रही थी शुरू में। ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं यहाँ आई थी इंग्लैंड पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकी जो अहवाल हुमायूं बादशाह है यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। उसको और वो इतनी कमाल की किताब है, क्योंकि वो किताब, उसमें बहुत चीज़ें कमाल की हैं। एक तो ये है कि जो आपके स्टैंडर्ड क्रॉनिकल, जैसे कि अकबरनामा ले लीजिए, हुमायूं नामे ले लीजिए, जो तीन हैं, कुछ बाबरनामा से मिलती जुलती हैं, पर बहुत फ़र्क है। अब उसमें फ़र्क ये है कि बाबर ने बाबरनामा ख़ुद लिखा जी। अकबर की हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं ने ख़ुद लिखा कि किसी से लिखवाया? जी नहीं, वो और लोगों ने लिखा है। ये भी तो फ़र्क है। जी। पर ये भी है कि ये जो बार बार मैं किस्सों की बातें कर रही हूँ, ये जो हम कलोकियल पर्शियन कहते हैं, या इसके बहुत तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। इस फॉर्म में इन्होंने लिखा। खैर हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात बाद में करेंगे। तो मैं इसे पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी। तो पहली किताब मैंने
बिकॉज ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट हरम के बारे में लिखी थी कि एक जो हरम जो हम मान के चलते हैं कि ये स्पेस है औरतों का, यहीं ये हमेशा से रही है, बिल्कुल गलत अंदाज था जी। जो ये हरम है, ये हमने पूरी अभी बातें की हैं खानज़ादा बेगम के बारे में, एहसान दौलत बेगम के बारे में, जो हम स्टेप के तरीक़ों के बारे में बात करते हैं, तो ये गुलबदन की इनहेरिटेंस थी। और कथा कलामी माफ़ अगर आप देखें कि हरम की जो डिपिक्शन है, वेस्ट में जो डिपिक्शन है, और जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन में एक ख्वाब सा हमने गढ़ा हुआ है कि जी वहाँ पर औरतें ही औरतें हैं और एक सुल्तान, और वो अपनी मर्ज़ी की खातून से शादी कर लें, छोड़ दें, आएँ जाएँ, जो मर्ज़ी करें, ऐसे नहीं था जी। नहीं, हरम का मतलब ही अरबी में है दैट सैंक्टम सैंक्टोरम, वो जगह जहाँ पर और लोग नहीं जा सकते। तो ये तो बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में बनता है। गुलबदन के जो भतीजे हैं अकबर बादशाह, ये उनके समय में आके बाद में जाके ये कंसोलिडेट होता है एज हरम। तो गुलबदन बानो बेगम को अकबर बादशाह ने ही, उनके भतीजे ने ही ये कहा जब वो एम्परर बने कि फुप्पी आप हमारे ख़ानदान के अहवाल लिखें। जी, पर ये बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है। तो अहवाल हुमायूं बादशाह जिसकी आप जिक्र करती हैं, जो आपका रिसर्च का सब्जेक्ट था, वो तो गुलबदन बानो बेगम ने अपनी मतलब 60 साल की उम्र के बाद लिखा। जी बिल्कुल। और उसके पहले का एक बहुत कमाल का किस्सा था उनकी लाइफ में, विच इज़ वाई आई हैव रिटन दिस बुक। तो मैं पहली किताब के बारे में इसलिए कह रही थी कि वो जो किताब थी उसकी वजह बेसिकली गुलबदन बानो बेगम थी, और उन्हीं की वजह से मेरा पूरा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में और फेमिनिस्ट हिस्ट्री में एक करियर दिलचस्पी पैदा हुई, शुरू हुई। सो ये हुमायूं की बहन हैं, जब हुमायूं हार जाते हैं दोबारा काबुल आती हैं, फिर वहीं रहती हैं। अब यहाँ भी ये नाजरीन को बताइए कि हुमायूं बादशाह बाबर बादशाह के बेटे थे जी। और ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि बाबर बादशाह बीमार थे, लेकिन हुमायूं उनसे ज़्यादा बीमार हो गए। फिर उनको एक ख्वाब आया कि अगर तुम अपनी सबसे अजीज़ चीज़ की कुर्बानी दो तो तुम्हारा बच्चा बचेगा। तो फिर यही आपने भी लिखा है कि उन्होंने हुमायूं के जो बिस्तरे अलालत थी उसके उन्होंने तवाफ़ किए और दुआ की रब्बुल आलमीन से कि मेरी जान ले ले और मेरे बच्चे को बख्श दे। तो फिर वही हुआ, जैसे जैसे हुमायूं की तबीयत बेहतर होनी शुरू हुई, उसी तरह बाबर अलील से अलील होते गए और फिर इंतकाल कर गए। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो हुमायूं बादशाह बन गए, ही बिकेम द सेकंड मुगल एम्परर। लेकिन उसके बाद वो अपनी ये रियासत को संभाल ना सके, और आप बताइए फिर शेरशाह सूरी ने उनको हराया और उनको वहाँ से जला वतन किया। ऐसे ही हुआ, यही हुआ। और हुमायूं जो हैं सिंध की तरफ चले गए, उसके बाद ईरान, और सिंध में उनकी वो हमीदा बानो बेगम को पहले। ये बताइए रूबी, ये भी बहुत फैसिनेटिंग जी। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब गुलबदन बेगम की मैन्यूस्क्रिप्ट में। राइट, शी राइट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो हमीदा को वो मिलते हैं। हमीदा जो थी हिंदाल, तो 4 भाई हैं, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। सो हिंदाल के जो अब कैसे कहेंगे इसको, भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, प्रोटेक्टर भी हैं, उनकी बेटी थी। और जो ये है कि फैमिली में सब लोग जानते थे, लेकिन जब हुमायूं पहली बार उनको देखते हैं तो बिल्कुल उनको उनसे पागलों की तरह मोहब्बत हो जाती है। दिस इज द लव एट फर्स्ट साइट। सो वो बार बार चाहते हैं उनसे मिलना, पर वो मना करती हैं, क्योंकि पहली एक फेस्टिविटी होती है जिसमें वो आती हैं। सो वो कहती हैं कि एक बार बादशाह से मिलना तो ठीक है, दूसरी बार जायज़ अस्त, राइट, ना जायज़ अस्त, यानी कि जायज़ नहीं है। हमीदा बानो बेगम ने खुद कहा ये। जी। तो रूबी ये भी बताइए कि यहाँ पर आपने भी इसका इशारा दिया है इन वैगाबॉन्ड प्रिंसेस योर बुक, कि हुमायूं को एक ख्वाब आया जी, और उस ख्वाब में उनको एक फ़कीर आए जी। फ़कीर ने कहा, और ये पात सिंध की मैं बात कर रही हूँ, इस इलाके की। तो फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा, वो मुग़ल आज़म होगा और दुनिया उसके नाम को जानेगी, लेकिन वो मेरी लड़ी में से होगा। हमीदा उसी लड़ी की है। हमीदा उन्हीं की लड़ी में से थी। तो ये शायद उनके जहन में थी ये बात जब वो हमीदा को मिलते हैं, लेकिन जैसे आपने लिखा, हमीदा ने एक दफ़ा मिल के दूसरी दफ़ा मिलने से इनकार कर दिया।
अब शी इज़ अ ग्रेट वुमन एज वेल, एंड शी स्टैंड्स अप टू दैट जी, एंड शी सेज कि नहीं मैं नहीं मिलूंगी, और कई मर्तबा उन्होंने अप्रोच किया और नहीं मिली। तो क्या कहा हमीदा ने? बात ये हुई कि दिलदार बेगम जो कि गुलबदन की भी माँ हैं और हिंदाल की भी माँ हैं, वो वहाँ पे हैं, वो हमीदा से बात करती, क्योंकि हुमायूं उनको कहते हैं बार बार कि मैं तो इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। तो वो हमीदा से मिलती हैं, हमीदा से कहते हैं कभी तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, सो हु इज़ बेटर देन अ किंग। सो वो कहती हैं कि बादशाह से शादी कर लो। जी, तो वो कहती हैं कि मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका कॉलर यानी कि किंगली कॉलर जिसे मैं छू सकूं, ना वो कि जिसकी मैं नीचे का जो पल्लू जो स्कर्ट होती है कि मैं उसे भी ना छू सकूं, दामन को भी ना छू सकूं। तो इसकी इम्प्लिकेशन ये है कि इनको तो शेरशाह सूरी ने हरा दिया, इस समय ये इनकी ज़िंदगी इधर उधर की है, तो मेरा क्या होगा इसमें, या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा। इसके पूरी इम्प्लिकेशंस हैं जो कि हिंदाल समझता है। तो वो भी बात करता है हुमायूं से इस बारे में कि ये छोड़ दो। हाँ। पर अंत में जो है वो मान जाती हैं और फिर शादी होती है। और ये सारे किस्से जो हैं जब वो गुलबदन से मिलती हैं, ये दोनों इनका बहुत गहरा रिश्ता होता है, बाद में बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो ये सारी कहानियाँ हमको, तो ये सब सिंध और पाथ में हो रहा है। गुलबदन जो हैं कामरान के साथ ज़बरदस्ती उनको लेके जो है वो काबुल में चले गए हैं। गुलबदन इस समय इनकी शादी भी हो चुकी है, जिनके बारे में वो बहुत कम लिखती हैं, और एक बेटा भी है काबुल में। शायद उनको अपना शौहर पसंद ही नहीं था, कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि वो कामरान के जो है बहुत तरफदारी करता था। तो 2-3 बार जो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट में वो लिखती हैं, वो यही कहती हैं कि तुमको इनका साथ नहीं देना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। वो बाद में मान भी जाते हैं। खैर शाह ऑफ पर्शिया के जो शाह हैं वो उनकी मदद करते हैं। हुमायूं वो कदनाहार को जीत लेते हैं, और उसके बाद जो है ये काबुल आते हैं। लेकिन तो ये 1550s की बात हो रही है, 1550s की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले हमीदा बानो बेगम को ब्याह के वो ले जाते हैं, और कुछ देर बाद 2 साल बाद वहीं सिंध में उमरकोट के मकाम पे उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है। तो उनका ख्वाब पहले अवाल में तो पूरा हो जाता है।